गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिक बात है, सब लोग सब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिस लॉ गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये जो लॉ होता है बेटा, ये अगर मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो एक दूसरे पे ये फोर्स लगाएंगे। अच्छा, इस चीज को हमें याद रखना है बेटा, ये जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बाय नेचर। मतलब इस लॉ का ऐसा कहना है बेटा कि अगर दो मासेस हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और सेकेंड बात, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस। ये जो फोर्स लगता है बेटा बॉडी पे, ये हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस पे ही एक्ट होता है। मतलब ये देखो, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका लाइन है, तो दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस। और दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये जो फोर्स होता है ये हमेशा कैसा होता है बेटा, अट्रैक्टिव बाय नेचर होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि the magnitude of Newton's force is directly proportional to product of masses। अगर मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मासेस का, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड लॉ कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। अगर मान लो इन मासेस के बीच का डिस्टेंस r है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाया बेटा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है g, और g मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, इट इज 6.67 into 10⁻11। तो जो दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 6.67 into 10⁻11 m1 m2 by r square। This is the value of force which is acting between the two masses, that is m1 and m2। This force is always attractive in nature। और हमेशा याद रखना, मास के सेंटर को जो लाइन जोड़ेगी उसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट होता है। बाद में अगर ऐसा यूनिट g का निकालें तो इट इज f is equals to g की ऐसा यूनिट हो गई बेटा, देखो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, r मतलब डिस्टेंस तो इसका मीटर स्क्वायर, और मास इनटू मास मतलब kg स्क्वायर। तो g का जो ऐसा यूनिट हुआ वो क्या हो गया बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगली हेडिंग हम सब लिखेंगे न्यूटन शेल थ्योरम। न्यूटन ने बेटा दो थ्योरम्स दिए थे, उसको शेल थ्योरम कहा जाता है। शेल का एक और मतलब होता है होलोस्फेयर, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन्स शेल थ्योरम। जहां शेल का मतलब क्या होता है बेटा, होलोस्फेयर। शेल इज व्हाट बेटा, शेल इज बेसिकली होलोस्फेयर। तो अब अगर फर्स्ट शेल थ्योरम की बात करें तो देखना, फर्स्ट शेल थ्योरम की अगर बात की जाए न्यूटन की, तो फर्स्ट शेल थ्योरम क्या होता है इसको समझेंगे। न्यूटन ने कहा कि मान लो हमारे पास एक शेल है, शेल मतलब होलोस्फेयर, इसका रेडियस r मान लो, और इस शेल का जो मास है वो कैपिटल M है। और लेट सपोज इस शेल को हम बाहर से देख रहे हैं, शेल के बाहर से शेल को देख रहे हैं। तो अगर हम शेल को बाहर से देखेंगे बेटा, तो दिस इज बेसिकली शेल, और शेल मतलब मैंने आपको बताया होलोस्फेयर। तो बाहर से अगर इस शेल को ऑब्जर्व करेंगे हम, तो हम इसको शेल नहीं कहेंगे, मतलब इसको कॉन्टिन्यूअस मास नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉइंट मास। तो दिस शेल विल एक्ट लाइक अ पॉइंट मास and its total mass is concentrated on its center। और इसका पूरा जो मास होगा वो कहां पे कंसंट्रेटेड होगा बेटा, इसके सेंटर पे। तो फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है, शेल इज एक्ट्स लाइक अ पॉइंट मास whose total mass is
concentrated, whose total mass is concentrated on its center, whose total mass is concentrated on its center। मतलब कि अब इसको हम पॉइंट मास की तरह कंसीडर करेंगे और इसका जो टोटल मास है वो हम कहां पे कंसीडर करेंगे बेटा, सेंटर पे कंसीडर करेंगे। मतलब द शेल विल एक्ट लाइक अ पॉइंट मास। ठीक है, पहला शेल थ्योरम ये था कि शेल को शेल नहीं कहना, शेल को पॉइंट मास कहना है और इसके पूरे मास को कहां पे कंसीडर कर लेना है, इसके सेंटर पे कंसीडर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन सेकंड शेल थ्योरम। तो सेकंड शेल थ्योरम क्या होता है, इसको समझेंगे हम ध्यान से। तो सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है, देखो बेटा, सेकंड शेल थ्योरम कहता है कि हमने न्यूटन के लॉ से समझा कि दो बॉडी का अगर कुछ मास है, लेट सपोज एक बॉडी का मास है m1 और दूसरे बॉडी का मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स होगा g m1 m2 बाय क्या बेटा, r²। सेकंड शेल थ्योरम क्या होता है, इसको समझेंगे। सेकंड शेल थ्योरम होता है, मान लो ये हमारे पास एक शेल है और इस शेल का मास है कैपिटल M। अब अगर मान लो इस शेल के अंदर मैंने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया, देखो शेल तो खाली होता है तो हम अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं इसमें। तो अगर हमें सेकंड शेल थ्योरम को समझना है तो हम ऐसे समझते हैं कि मान लो एक शेल है जिसका टोटल मास है कैपिटल M और मैंने शेल के अंदर अपने आप को प्लेस कर दिया और मान लो मेरा मास है स्मॉल m। तो न्यूटन ने क्या सिखाया था बेटा कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के थोड़े से दूर हैं या नजदीक भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो दो बॉडी हैं जिनका मास डिफाइन है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो हम ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। पर शेल थ्योरम में क्या होता है बेटा, इफ एनी बॉडी इज प्रेजेंट इनसाइड द शेल देन द शेल एंड बॉडी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। अगर शेल के अंदर कोई बॉडी प्रेजेंट है बेटा तो शेल का भी मास है और बॉडी का भी मास है, पर फिर भी ना शेल और ना बॉडी एक दूसरे पे क्या लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं। तो सेकंड शेल थ्योरम क्या होता है, सेकंड शेल थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द शेल then shell and object cannot apply gravitational force on each other। तो second shell theorem क्या होता है, if any body is present inside the shell then both body and shell cannot apply force of interaction on each other। मतलब कि अगर आप किसी भी शेल के अंदर किसी बॉडी को रख देते हैं बेटा तो शेल एक दूसरे पे, मतलब बॉडी और शेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन वाला फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। यही कहलाता है न्यूटन का कौन सा थ्योरम बेटा, सेकंड शेल थ्योरम। इफ एनी body is present inside the shell then the shell and body cannot apply gravitational force on each other। एक दूसरे पे वो किसी भी टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो दो शेल थ्योरम थे, दोनों हमने पढ़ लिया। ध्यान रखेंगे शेल थ्योरम का बेटा, ये न्यूमेरिकल बेस्ड एप्लीकेशन है। shell cannot considered as shell is considered to be a point object। और दूसरा शेल थ्योरम कि अगर आप किसी शेल के अंदर खुद को कंसीडर कर लेते हैं तो शेल और बॉडी एक दूसरे के साथ किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ना बॉडी शेल पे फोर्स लगाएगा ना शेल बॉडी पे फोर्स लगाएगा। तो ये था आपका न्यूटन का सेकंड शेल थ्योरम। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब समझना बात को ध्यान से। मान लो बेटा ये अर्थ है हमारा और ये अर्थ का सेंटर, लेट सपोज रेडियस है अर्थ का r, ये है आपका अर्थ, इसका मास मान लिया कैपिटल M और इस अर्थ का रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल R। और मैंने क्या किया, एक बॉडी को जिसका मास है स्मॉल m अर्थ के ऊपर कंसीडर कर लिया। मान लो हमारे पास ये अर्थ जिसका रेडियस है कैपिटल R और अर्थ के ऊपर मैंने एक बॉडी को कंसीडर कर दिया जिसका मास कितना है बेटा, स्मॉल m।
तो अब होगा क्या कि चूंकि अर्थ, ध्यान रखना, होलोस्फीयर नहीं होता है, अर्थ जो होता है बेटा होता है सॉलिड स्फीयर, इस चीज को याद रखेंगे, अर्थ इज बेसिकली सॉलिड स्फीयर। तो मान लो ये अर्थ है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है कैपिटल M और अर्थ का रेडियस है कैपिटल R। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होता है G m1 m2 बाय क्या बेटा r²। तो हम लिख सकते हैं F G, m1 मतलब कैपिटल M जो कि मास ऑफ अर्थ है, m2 मतलब बॉडी का मास जो कि स्मॉल m है, और इनके बीच का डिस्टेंस इज बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज कैपिटल R। तो F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R का क्या बेटा स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स is applied by earth on mass small m। तो अगर अर्थ जो है ये इस बॉडी पे फोर्स लगाता है, F is equals to gmm by r square, तो ये बॉडी का भी कुछ मास है, तो अगर बॉडी का कुछ मास है तो इसका कुछ वेट होगा। तो अगर मैं वेट ऑफ बॉडी की बात करूं बेटा तो वो कितना हो जाएगा mg, मतलब जो है ये बॉडी इस अर्थ पे फोर्स लगाएगा mg और बदले में अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, F is equals to gmm by r square। अब अगर हम समझें तो बेटा हम सब जानते हैं कि अगर आप अर्थ पे खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर उड़ जाते हैं अपने आप। इसका मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ द बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर इक्वल। हम लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हुआ बेटा इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं mg is equals to g कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R का स्क्वायर। अब याद रखना कैपिटल R मतलब क्या है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, तो m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज g कैपिटल M बाय कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखो g मतलब तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11। m का मतलब क्या है बेटा मास ऑफ अर्थ, m इज कॉल्ड मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज कॉल्ड क्या बेटा रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर आप सबकी वैल्यूज पुट कर दें, मतलब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल दें, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल दें, तो g की वैल्यू जो सब वैल्यू पुट करके आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो कितना होता है g कैपिटल M by r स्क्वायर। याद रखेंगे इस g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये होती है आपकी g की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। इसको मैंने gs लिख दिया, तो gs इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर, और सबकी वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं, g की वैल्यू बेटा इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। हमारा अगला हेडिंग है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगला हेडिंग लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और समझेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब देखो जैसे ही वर्ड डिफरेंस आ गया, हम सबको पता है बेटा डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से। मान लो हमारे पास ये कैपिटल M मास है, लेट्स सपोज दिस मास इज फिक्स्ड, ये चल नहीं सकता, और ये हो गया एक्सेस। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है बेटा, एक का नाम A है और एक का नाम B है। A will acts like initial point and B will acts like final point। मान लो इस फिक्स मास से A का डिस्टेंस है RA और इस फिक्स मास से B का डिस्टेंस क्या है बेटा RB। अब A और B के बीच में लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूं मीडिएटर पॉइंट M, जो कि इस फिक्स मास से कुछ r डिस्टेंस दूर है, और ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मैं एक स्मॉल m मास ले लेता हूं। देखना जरा कैपिटल M जो है ये बेटा तुम्हारा फिक्स मास है, और स्मॉल m जो है ये तुम्हारा मूवेबल मास है, मूवेबल मास, ठीक है। कैपिटल M इज फिक्स मास एंड स्मॉल m इज मूवेबल मास। इस स्मॉल m को मैं A से B लेके जाऊंगा,
तो दिस स्मॉल m is towards A to क्या बेटा B, A से B की तरफ मैं इसको लेके जाऊंगा। तो आप देखो अगर ये पॉइंट P पे है कैपिटल स्मॉल m मास, तो ये कैपिटल M इसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और इस फोर्स का नेचर कैसा होगा बेटा, अट्रैक्शन वाला। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बाय नेचर। दो मास एक दूसरे को खींचती हैं, एक दूसरे को धकेलती कभी नहीं है। तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बाय नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अगर इस कैपिटल M मास की बात की जाए तो इस स्मॉल m को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। अब समझने की कोशिश करना, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए बेटा, तो ये होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्स फॉर टेकिंग a particle from initial point to final point। ये याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला negative of work done by internal and conservative force from taking a particle from initial point to क्या बेटा, final point। तो हमारे लिए initial point A है, हमारे लिए final point B है, हमें वर्क डन निकाल लेना है, उस पे एक माइनस का साइन लगा देना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में। तो अब हम सब लोग जानते हैं बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वर्क डन इज इक्वल्स टू, तुम लिख सकते हो FD cos थीटा। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसीलिए हम इस फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल पाते हैं। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो हम इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं निकाल पाते। तो अब अगर देखा जाए तो वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए, हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय फॉर्मूला होता है r²। m1 पता है कैपिटल M, m2 पता है स्मॉल m, तो हम लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय, अब अगर डिस्टेंस देखो r² और नेगेटिव डायरेक्शन में बेटा, इसीलिए इसको क्या लिख दिया, माइनस आई है। अब अगर तुम देखोगे तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। कैसे वेरिएबल, कि अगर मान लो ये स्मॉल m A पे होता तो डिस्टेंस r a का स्क्वायर, B पे होता तो डिस्टेंस r b का स्क्वायर, P पे है तो डिस्टेंस r का स्क्वायर। इसका मतलब अलग-अलग डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू अलग-अलग है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है बेटा, वेरिएबल फोर्स है। तो नेट वर्क डन हम एक साथ नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एलिमेंट्री वर्क डन निकालना पड़ेगा और बाद में हम इंटीग्रेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस स्मॉल m को जरा सा डिस्प्लेस कर देता हूं, लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज dr, और ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। याद रखना इस तरफ तो क्या हो गया प्लस i कैप, इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा माइनस i कैप। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की जाए तो ये हो गया dr और साथ में i कैप। तो अब अगर देखा जाए तो वर्क डन dw इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो dw इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय r² माइनस i कैप डॉट dr और साथ में i कैप। अब हम सब लोग जानते हैं बेटा i डॉट i कितना होता है 1, तो dw इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। ये जरा सा वर्क डन आ गया और साथ में क्या बेटा dr। अब टोटल वर्क डन के लिए हमको पता है फॉर नेट वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dw माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, ये तो बाहर आ गया dr बाय r²। तो dw का w इज इक्वल्स टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, dr बाय r² का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस 1 बाय r का माइनस 1 बाय r, और लिमिट कहां से कहां तक, RA से लेके RB तक, क्योंकि हम स्मॉल m को A से B तक लेके जा रहे हैं। तो माइनस और माइनस गेट कैंसिल, तो W इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m, अपर लिमिट माइनस क्या बेटा लोअर लिमिट, ये आ गया आपका वर्क डन। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B हमें मिल जाएगा। तो ये मिलेगा आपको UB माइनस UA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम A टू B, क्योंकि A हमारे लिए इनिशियल पॉइंट है और B हमारे लिए क्या है दोस्तों, फाइनल पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं UB माइनस UA इज इक्वल्स टू
नेगेटिव ऑफ वर्क डन जो आया वो आया G कैपिटल M स्मॉल m 1 by RB minus 1 by RA। अब नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो UB minus UA को अगर नेगेटिव को अंदर ले जाओ बेटा तो ये बन जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m 1 by RA minus 1 by RB। This is the value of gravitational potential energy difference between point A and B। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए याद रखेंगे हम लोग कि हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए, एक पॉइंट विल बी एक्स लाइक इनिशियल पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो होगा बेटा वो क्या कैसे एक्ट करेगा, फाइनल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो दिस इज व्हाट बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ में क्या बेटा डिफरेंस। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब अगर मान लो हमें किसी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो अगली हेडिंग है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P। राइट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P। अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की किसी पॉइंट P पे, तो देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P। किसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बेटा इसमें हमको कंसीडर करना पड़ता है, कंसीडर करते हैं कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी बेटा जीरो, मतलब u इंफिनिटी इज कंसीडर्ड टू बी कितना जीरो। अब मैं क्या करता हूं, लेट स्मॉल m इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। तो ये है आपका कैपिटल M मास बेटा और ये हो गया तुम्हारा P पॉइंट, ये डिस्टेंस r और ये इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से P पे ला रहे हो बेटा, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट बना इंफिनिटी और फाइनल पॉइंट बना P और स्मॉल m मास को इंफिनिटी से P पे लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब फॉर्मूला था UB minus UA is equals to G capital M small m 1 by RA minus 1 by क्या बेटा RB। तो अब अगर मैं इनकी वैल्यूज डाल दूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, अगर वैल्यू डाल दोगे RA और RB की तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा इंफिनिटी और P पॉइंट मतलब UP minus U infinity equals to G capital M small m 1 by RA मतलब 1 by infinity minus 1 by RB मतलब और U infinity तो कितना होता है बेटा जीरो। तो UP मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P is equals to G कैपिटल M स्मॉल m जीरो माइनस तो UP इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस GMM बाय कितना बेटा R। तो किसी पॉइंट P पे अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय क्या दोस्तों R। अगर इसी तरीके से मान लो तुमने स्मॉल m मास को P से इंफिनिटी पे ले आए, मतलब कि दूसरे केस में अगर मान लो तुम इंफिनिटी से P पे लेके गए थे, अब तुम P से इंफिनिटी पे ला रहे हो तो P तुम्हारे लिए कौन सा पॉइंट बन जाएगा बेटा इनिशियल और इंफिनिटी कौन सा पॉइंट बन जाएगा फाइनल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा UB minus UA equals to G कैपिटल M स्मॉल m 1 by RA minus 1 by क्या बेटा RB। तो G कैपिटल M स्मॉल m 1 by RA मतलब 1 by इनिशियल पॉइंट है P मतलब 1 by R minus 1 by क्या बेटा इंफिनिटी UB मतलब U इंफिनिटी माइनस UA मतलब UP बेटा P से इंफिनिटी पे ले जा रहे हो इसलिए तो इंफिनिटी जीरो माइनस UP G कैपिटल M स्मॉल m 1 by R माइनस कितना बेटा जीरो। तो UP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस GMM बाय कितना बेटा R। तो पॉइंट इनिशियल और फाइनल कोई भी हो, किसी पॉइंट P पे अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m बाय कितना बेटा R। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत मामूली सा फर्क होता है, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर डिफरेंस है तो 2 पॉइंट होना चाहिए। तो अगेन ये है हमारे पास एक फिक्स्ड मास, लेट्स सपोज दिस इज योर फिक्स्ड मास, और 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए विल एक्ट एज इनिशियल पॉइंट एंड बी विल एक्ट एज फाइनल पॉइंट। इसका मास जो है कैपिटल एम, और ये हो गया डिस्टेंस तुम्हारा आर ए, और बी का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बेटा, आर बी। ए और बी के बीच में कोई पॉइंट मान लिया। अब देखो यहाँ जो मूवेबल मास होगा बेटा, मूवेबल मास, वो मूवेबल मास तुम्हारा क्या होता है, 1 kg होता है। मान लो इससे ये डिस्टेंस जो है कितना है, r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस को v से लिखा जाता है। तो Vb माइनस Va इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्स होता है बाय टेकिंग 1 kg मास फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू क्या बेटा, फाइनल पॉइंट। तो देखो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम बातें। सिर्फ हमारा जो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का, वो था बेटा UB माइनस UA इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m 1 by RA माइनस 1 by RB। यहाँ m मतलब छोटे मास की जगह क्या डाल देंगे, बस 1 kg। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू G कैपिटल M 1 by RA माइनस 1 by कितना बेटा, RB। ये बन जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। इसी तरीके से अगर मान लो आपको किसी पॉइंट P पे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, तो अगेन V इंफिनिटी पे हम मान लेते हैं पोटेंशियल को कितना बेटा, 0। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है किसी पॉइंट P पे, वो आता है Gm बाय कितना बेटा, R। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। तो कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में बस इतना सा फर्क है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी की जब बात की जाती है तो हमारे पास अनआइडेंटिकल मास होता है, मतलब वो मास जिसकी वैल्यू हमें गिवन ना हो। पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमें पता है कि जो मूवेबल मास होगा बेटा वो कितना होगा, 1 kg का होगा। क्लियर हो गया? तो इट इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। क्लियर बात? तो अगली बातचीत हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।